मधु रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसका पति विक्रम आता है। अरे विक्रम, मैं जानती हूँ ये आप ही है। चलिए हटिए, खाना बनाने दीजिए। अरे यार, मैं कितने धीरे धीरे कदमों से आता हूँ, फिर भी तुम्हें कैसा पता चलाता है कि मैं हूँ? आपसे यूं ही थोड़ी शादी की है मैंने, दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा है। आपकी एक कदम की आहट से भी मैं आपको पहचान लेती हूँ। अच्छा जी, अगर मैं कहीं खो गया तो तुम मुझे ढूंढने आओगी? आप पागल है क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? खोए आपके दुश्मन और आप कहीं भी हो, मैं आपको धरती या पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी मधु की जेठानी प्रीति आती है। अरे देवर देवरानी जी, आप दोनों का रोमांस किचन में हो गया हो तो अब सबको खाना परोस दो और खाने भी आ जाओ। आ रहे हैं भाभी। बोला था ना आपको, सब इंतजार कर रहे हैं, अब चलो। इसके बाद मधु सबको खाना परोसती है और सब बैठकर खाना खाते हैं। तभी उसकी सास रेखा खाना खाकर कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो बहुत ही चोखा बनाया है तूने, मजा ही आ गया। हाँ मधु, खाना बहुत टेस्टी है। अरे देवरानी जी, रोटियां खत्म हो गई हैं, जरा अंदर से ला दो। अरे ओ नासपीटी, नई बहू से और कोई इतना काम करवाता है क्या? हाथों की अभी तक मेहंदी भी नहीं उतरी है और आई बड़ी हुक्म चलाने वाली। खुद लेकर आजा रोटी, फ्रिज में पुदीने की चटनी भी रखी है, वो भी ले आइयो। जी माँ जी, अभी लाई। अरे जेठानी जी, आप रहने दीजिए, मैं ला देती हूँ, आप बैठिए। नहीं नहीं देवरानी जी, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। प्रीति खुद रसोई में जाकर रोटियां और चटनी लेकर आती है। मधु अब माँ बनने वाली थी, इसीलिए वो बहुत खुश थी। महीने निकल जाते हैं। अब मधु की गोद भराई की रस्म होती है। रेखा काफी खुश थी। अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी प्यारी बहू को सब आशीर्वाद देंगे और मेरे घर के चिराग को भी। अरे नाच गाना करो, ढोल बाजा बजाओ, मिठाई खिलाओ, मिठाई बांटो सबको। अरे माँ जी, आप कितना मीठा खिलाएंगी अब? अरे ये नाटी सी बहू है, बच्चा क्या अपना नाटा सा करवाएगी क्या? अगर तुझे यही सब बकवास करनी है तो चली जा यहाँ से। बड़ी बहू से अच्छी तो यही है, वो तो बांझ है 5 साल से, मुझे कोई पोते पोती का सुख नहीं दे पाए। अब तू मेरी बहू को नजर मत लगा। हाँ हाँ ठीक है, खुश रह छोरी। दूर खड़ी प्रीति अपनी सास की ये बात सुनकर जल भुन जाती है। तभी विक्रम उसके लिए गिफ्ट में एक बच्चे का पालना लाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। शाम को प्रीति रूम में आकर मधु को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, खुश तो बहुत हो ना तुम, तुम्हारे मन की जो हो रही है। माँ जी तुम्हें ही बहू बहू करती रहती है, जैसे कि मैं तो कुछ हुई नहीं। बोनी होने के बाद भी भगवान ने सारी खुशी तुम्हें दे दी, मेरी झोली में संतान का सुख भी नहीं दिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जेठानी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही है। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान भी आपको जरूर सुनेगा। सब अच्छा चल रहा होता है। तभी कुछ दिनों बाद विक्रम किडनैप हो जाता है। मधु को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। विक्रम जी किडनैप हो गए? मुझे उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालना होगा, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मधु खुद ही घर से निकल जाती है अपने पति को ढूंढने के लिए। मधु के पीछे कुछ गुंडे भी लग जाते हैं। बारिश में भीगती हुई मधु अपने पेट पर हाथ रखकर डरते सहमते हुए भागती हुई कहती है, मुझे किसी भी हालत में भागना ही होगा, अपने और अपने बच्चे की जान बचानी ही होगी, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये तो मुझ तक पहुंचने भी वाले हैं, मेरा बच्चा। मधु भागते भागते रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। और अचानक से ट्रेन चलने लगती है और वो एक कोने में थक कर बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है कि तभी ट्रेन का हॉर्न बजता है और झटके से ट्रेन रुकती है और मधु की आंखें खुलती है तो वो कहती है, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बेबी आप ठीक तो हो ना? मम्मा जल्दी आपको पापा से मिलवाएंगी। मधु ट्रेन से उतरती है और चलते चलते एक शिव मंदिर में आ जाती है और कहती है, हे भगवान, विक्रम जी जहाँ भी हो उन्हें बिल्कुल ठीक रखना और मुझे उन तक पहुँचा देना, मेरी सहायता करो भगवान। वो सीढ़ियों से उतरकर थक कर बैठ जाती है। थक गई मैं बहुत और प्यास भी लग रही है। बेबी आप परेशान मत होना, मम्मा भी पानी पियेंगी और आपको अच्छा लगेगा। मम्मा ने पापा से ये प्रॉमिस किया है, वो जरूर निभाएंगी। मधु मंदिर के पीछे जाकर हैंडपंप चलाकर पानी पीती है और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती है और उसके सामने से एक प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ आइसक्रीम खा रही होती है। विक्रम, आपको मैं और आपका बेबी बहुत मिस कर रहे हैं। इतने में उसे एक जोर से अजीब सी गरीब खटपट की आवाज सुनाई देती है जो मंदिर के पीछे के बेसमेंट से आ रही होती है। मधु उस आवाज की ओर चली जाती है
और वो धीरे धीरे बेसमेंट में नीचे उतर कर जाती है तो उसी शोर की तरफ जाती है और देखती है कि उसका पति विक्रम यहाँ कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ है, मुंह पर टेप लगी थी और वहीं रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी वो कहती है, विक्रम, विक्रम तुम कहाँ चले गए थे और ये इतनी दूर कैसे आए? रुको मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोलती हूँ। मधु, मधु तुम यहाँ कैसे आ गई? हमारा बच्चा ठीक तो है और तुम ठीक हो? मैं पता नहीं यहाँ कैसे आई, कुछ याद नहीं। बस अपने बच्चे को बचाते बचाते कब ट्रेन से शहर आ गई पता ही नहीं चला। लेकिन आपको यहाँ किसने ऐसे रखा है? मधु, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो गुंडे हमें मार डालेंगे। चलो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। दोनों निकलते ही है कि एक आदमी उन्हें देख लेता है। दोनों बचने की कोशिश करते हुए जल्दी से भागकर आगे जाते हैं। दो गुंडे हाथ में चाकू लिए इनका पीछा करते हैं कि जब तक दोनों के आगे एक बड़ा सा ट्रक रुकता है और विक्रम उसमें मधु को चढ़ा देता है और खुद भी चढ़ जाता है। विक्रम, मैंने और हमारे बच्चे ने आपको बहुत मिस किया। एक पल भी काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं मधु, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ जिस वक्त तुम लोगों को मेरी जरूरत थी मैं उस वक्त नहीं था, तुम्हें अकेला छोड़ दिया था मैंने। ये सब छोड़ो, क्या तुमने कुछ खाया? नहीं विक्रम, मैं पैसे नहीं लाई। घर से मेरे पीछे गुंडे पड़ गए थे। क्या तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं? मैं नहीं जानता था कि मेरा खुद का बड़ा भाई इतनी नीच हरकत कर सकता है। वो हमारे होने वाले बच्चे को और हमें नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब? जेठ जी? मुझे तो लगता था जेठानी जी ने किया है, क्योंकि वो मुझसे चिढ़ती है बहुत। मधु को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो चिल्लाकर बेहोश हो जाती है और उसे देखकर विक्रम घबरा जाता है और लोगों से हेल्प मांगता है। तभी एक औरत अपनी कार से दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। मधु को डॉक्टर एडमिट कर लेता है और उसकी डिलीवरी जल्दी होने के कारण बेबी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और विक्रम पुलिस को कॉल करके अपने भाई यश के बारे में बताकर रिपोर्ट कर देता है। कुछ दिनों में पुलिस उसे ढूंढकर पकड़ लेती है और उसे डंडे मारकर पूछती है, बता बे, तू अपने छोटे भाई और उसकी वाइफ के साथ ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे वो दोनों पसंद नहीं है, इसी कारण मैंने ये सब कुछ किया। सौतेला व्यवहार करते हैं वो लोग मेरे साथ, और मेरी माँ, उनके लिए वो सगा है और मैं सौतेला। क्यों करती थी तेरी माँ तेरे साथ ऐसा व्यवहार? क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता था और मेरी माँ को पोता पोती चाहिए था। छोटा बेटा दे रहा था उन्हें, जिसके कारण वो हमारे साथ व्यवहार बहुत गलत किया करती थी। तो तूने इस बात के लिए अपने भाई और उसकी बीवी पे हमला करवा दिया? हाँ, मैंने किया ये सब। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी। मेरी माँ मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी भी उस बच्चे के नाम करने जा रही थी। उसके बाद वो हमें घर से निकाल देती। कहाँ जाते हम लोग? हाँ, कहाँ जाते? मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ कहाँ भटकता। इसलिए मैंने सोचा दोनों को ही खत्म कर दूं। यश और प्रीति की घिनौनी हरकतों का काला चिट्ठा पुलिस के सामने आ जाता है और उनको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुनने को आती है। कुछ समय बाद मधु और उसका बच्चा सही सलामत घर आ जाते हैं और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। विलासपुर गांव में शंकर नाम का सेठ रहा करता था। शंकर बेहद ही अच्छा और दयालु सेठ था और गांव के लोग भी शंकर को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि शंकर गांव के लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज शंकर सुबह के समय गांव घूमकर घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और बहू में झगड़ा हो रहा है। अरे आपको बिना बात पैसों का घमंड है। उन पैसों का जो आप भूखे नंगे गांव वालों में बांट देती हैं। और पापा जी तो गांव के लोगों की ऐसी मदद करते हैं जिसे गांव के लोगों की करता धरता वही है। बहू देख, मैं अभी तेरे मायके जाने के लिए 25,000 की मोटी रकम कहाँ से ला कर दूं? और तेरा गांव तो पास है और हमसे जितना होता है हम उतना तेरे मायके वालों के लिए तो करते ही है ना। अरे आपको कुछ नहीं पता, मेरे पिताजी ने मेरी शादी में और इस गांव वालों को खिलाने पिलाने में बहुत रुपया खर्चा किया है, जिसके लायक ये गांव वाले थे भी नहीं। बहू तू मुझे बोल ले जो कहना है, गांव वालों और सेठ जी को कुछ मत कह। हाँ क्यों नहीं, गांव वाले तो आपके अपने खून हैं और मैं और आपका बेटा पराए। और आप मुंह लटकाए क्या सुन रहे हैं? देख लिया ना अपने माँ बाप को। ये बातें हो रही थी तो बाहर खड़ा शंकर घर में आता है और अपनी बहू को कुछ पैसे देते हुए कहता है, बहू, अभी ही घनश्याम ने थोड़े ब्याज के पैसे दिए हैं, इतने से काम हो जाए तो इन्हें रख ले। 1,000, 500, 5,000 और ये 10,000, बाकी के
मुझे तो पूरे 25,000 रुपए चाहिए खर्चे के लिए, वरना मैं मायके नहीं जाने वाली। कल तक का समय दे बहू, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का कुछ ना कुछ करवाता हूँ। कहीं ना कहीं से मुझे नहीं पता, आप खुद को बेचो या माँ जी को, मुझे पैसों की जरूरत है। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है। वहीं एक कोने में चुपचाप खड़ा कमल सर झुकाए होता है। अपनी बीवी के मुंह से अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सुनकर तुझे शर्म नहीं आती है? कभी तो बीवी को कुछ बोल लिया कर। आप कब आए? कहीं आपने बहू की बातें तो नहीं सुनी? ये देखिए, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। और आपने उसे इतने सारे पैसे देने के बाद और पैसे देने की बात क्यों कही? अच्छा, तुम ये सब छोड़ो और बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं? अगर नहीं खाया तो फिर खाना निकाल लो, हम साथ में खाते हैं। जी मैं अभी लगाती हूँ खाना, आप बैठिए। शंकर अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, खासकर अपनी पत्नी माला से, जो कि बहुत सीधी और भोली थी। जहाँ गांव में शंकर की सब बहुत इज्जत किया करते, वहीं सेठ शंकर के अपने ही घर में उसके बच्चे उसकी कोई इज्जत नहीं करते। खासकर शंकर की बहू और उसका बेटा तो अपनी बीवी के खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं था। क्या बात है चंपा, अच्छे से पैसे कमा लिए तूने। क्या एक्टिंग करती है तू? अब ये पैसे मैं अपने भाई के हाथों पिताजी को भिजवा दूंगी और इस घर के नौकर राजू पर पैसे चोरी का इल्जाम लगा दूंगी। माला देखो, गांव के लोगों ने हमें हमेशा इज्जत प्यार दिया है। जब भी उन्हें कहो तब वो दौड़े चले आते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूं। इसलिए जब भी वो लोग मुसीबत में होते हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं और उनकी मदद करने के लिए आगे आ जाता हूं। आप उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है, और भगवान ने आपको इतना तो दिया ही है कि आप उनकी मदद कर सको। हाँ, तुम सही कह रही हो माला। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शंकर गांव के लोगों की मदद करके खुश रहा करता, लेकिन दूसरी तरफ ना तो शंकर का बेटा खुश रहता और ना ही शंकर की बहू चंपा चाहती थी कि घर की सारी जिम्मेदारी और लेन देन सब उसके हाथों में आ जाए। लेकिन शंकर के रहते ऐसा हो नहीं सकता था। एक रोज शंकर का बेटा कमल अपने पिता को अपने कमरे में लेकर आता है और कहता है, पिताजी आप यहाँ से चले जाइए, माँ अभी खेतों में गई हुई है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि माँ हमारे साथ रहेगी, लेकिन हम आपको नहीं रख सकते। अरे पिताजी क्या लगा रखा है? कहो इस बुढ़े को कि अभी यहाँ से जाए। हम इसे अब और नहीं खिला पिला सकते, और अपना दुखड़ा रोकर यहाँ से नहीं जाना, बल्कि किसी को बिना बताए यहाँ से जाओ। शंकर को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने बेटे बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब देर रात तक माला शंकर का इंतजार करती है और वो नहीं आता तो कमल अपनी माँ से कहता है, माँ पिताजी ने मुझे खुद कहा कि वो अब हमारे साथ नहीं रहेंगे, दूसरे गांव में रहेंगे, क्योंकि उनका किसी और स्त्री के साथ संबंध है और ये पूरा गांव जानता है। मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ तेरे पिताजी कर सकते हैं। कमल अपनी माँ को अपनी बात को मानने पर मजबूर कर देता है और कई दिनों तक शंकर के घर न आने के बाद माला भी इस बात को सच मान बैठती है। इधर शंकर अपना पेट पालने के लिए गोलगप्पे बेचकर अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। 15 दिन से ज्यादा हो चुका है। मैं यहाँ अपना पेट तो ये गोलगप्पे बेचकर पाल लूंगा, लेकिन न जाने मेरे बिना माला कैसी होगी। शंकर ने जहाँ गोलगप्पे की रेडी लगाई थी, वहाँ से कमल और चंपा गुजरते हैं। सुनिए, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, बहुत समय से कुछ तीखा नहीं खाया है। तुम्हारी जुबान कम तीखी है जो तुम गोलगप्पे खाना चाहती हो। अब मेरा मतलब है, हाँ जरूर खाते हैं, चलो ना। अरे चाचा जरा गोलगप्पे तो खिलाओ। ये तो तुम्हारे बाप की तरह लग रहा है ना? हाँ, ये तो तुम्हारे पिता ही हैं। चलो अच्छा है, पेट पालने के लिए कुछ तो कर रहा है, सेठ से सीधे गोलगप्पे वाला बन गया। अब मुंह क्या देख रहा है बुढ़े, गोलगप्पे खिला। तुझे घर ले जाने नहीं आए हम। हाँ हाँ, मैं भी खिलाता हूँ। कमल, माँ कैसी है? उसे किसी चीज की दिक्कत तो नहीं हो रही ना? माँ की चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, माँ आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा क्या कह दिया इन दोनों ने मेरे बारे में माला को, जो माला मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती है? ऐसे ही समय बीत रहा था। शंकर पूरे दिन गोलगप्पे बेचा करता। एक रोज शंकर को देख एक बुढ़िया उसके पास आती है। अम्मा, मैं आपका शंकर हूँ, पहचान लिया ना? अरे बेटा, तू ये क्या काम कर रहा है?
और तू घर छोड़कर किसी और औरत के साथ रह रहा है। गांव में माला की कितनी बदनामी हो रही है, कोई खबर भी है तुझे? क्या मैं किसी और औरत के साथ रह रहा हूँ? लेकिन अम्मा ये सच नहीं है, बल्कि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं खुद का पेट पालने के लिए ये सब कर रहा हूँ। अरे लेकिन अपने घर तू अब लौट जा। वो घर घर नहीं रहा। तेरी बहू माला को मारती पीटती है और माला बेचारी पूरे दिन काम करती रहती है। कमल और उसकी बीवी की इतनी हिम्मत कि वो मेरी माला पर हाथ उठाएं। आज ही मैं अपनी माला से मिलकर उसे सब सच बता दूंगा। अब शंकर जैसे ही अपनी रेडी लिए कुछ दूर जाता है, उसे हाथों में पूजा की थाली लिए माला दिख जाती है। माला भी शंकर को पहचान लेती है और रोने लगती है। आप कहाँ चले गए थे? मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे आप? आपको पता भी है आपके बिना मैंने एक एक दिन कैसे काटा है। आप कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़ के। जो भी बातें गांव वालों के बीच चल रही हैं, वो सब कमल और उसकी बीवी ने फैलाई है। तुम मुझ पर कितना विश्वास करती हो माला। हम वहाँ नहीं रहेंगे, हम अपना घर खुद बनाएंगे और इस बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगे। हाँ, मुझे भी नहीं रहना ऐसे कपूत बेटे के साथ, और न ही ऐसी बहू जो अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करना ही ना जानती हो। और आप 2 वक्त की रोटी के लिए ये कर रहे थे। देखो ना माला, भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। कभी मैं इस गांव का सेठ हुआ करता था और आज एक मामूली सा गोलगप्पे वाला हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसमें भी खुश हूँ। देखिए, मैं भी कोई काम कर लूंगी, लेकिन अब मैं आपसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। इस तरह एक सेठ जिसको लोगों की सेवा करने के बाद भी सुख नहीं मिलता, वो सेठ से गोलगप्पे वाले तक का सफर पूरा करता है। लेकिन हर हाल में शंकर सेठ की पत्नी माला उसका साथ देती है और अपने पति को कभी गलत नहीं समझती। चमेली सुबह सुबह खाना बना ही रही होती है, तभी चमेली की सास सुजाता चमेली से कहती है, अरे बहू, आज नेहा आने वाली है। अभी ही दीदी का फोन आया था, कह रही थी कि ट्रेन में बैठा दिया है उन्होंने नेहा को। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, इतने दिनों बाद ननद जी से मिलने का मौका मिलेगा। माँ जी, अब तो ननद जी की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, यहीं गांव में उनके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर दो। हाँ, तू सही कह रही है बहू, आने दे, उसके बाद उसके लिए रिश्ता ढूंढती हूँ। माँ जी, अगर आप कहे तो मैं अपने छोटे भाई के लिए माँ से बात करूँ। आप तो जानती हैं कि वो कितना मेहनती है। नहीं नहीं, तेरे घर में मैं अपनी बेटी को नहीं ब्याह सकती। तेरी माँ के रग रग से वाकिफ हूँ मैं, समझी ना तू? माँ जी देखिए, आपको जो बोलना है ना मुझे बोल लीजिए, लेकिन आप मेरी माँ को कुछ मत कहिए। वैसे माँ भी आपके बारे में ऐसे ही कुछ कहती है। वो तो मैं ही हूँ जो आपको सह रही हूँ। क्या बोली? बहू, अच्छा होगा कि तू अपने काम पर ध्यान दे। हाँ हाँ, काम ही कर रही हूँ माँ जी। खाना बन गया है, आप खा लीजिए, तब तक मैं और काम निपटा लूँ और कमरा भी साफ कर दूँ। ननद जी को पता नहीं क्या गंदा लग जाए। चमेली अपने कामों में लगी होती है और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और देर शाम चमेली की शहरी ननद नेहा का आना होता है। जी कहिए, क्या काम है? जनगणना के लिए आई हो क्या आप मैडम? रुकिए, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। अरे कौन है बहू, किससे मैडम मैडम करके बात कर रही है? जी कहिए, क्या काम है? अरे अरे माँ और भाभी, आपने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं नेहा हूँ। वैसे लग रही हूँ ना मैं अप्सरा। अब नेहा चश्मा उतार कर अपनी माँ और भाभी को कहती है कि वो नेहा है, तो चमेली अपनी ननद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, अरे ननद जी, क्या बात है, शहर जाकर तो आप बिल्कुल ही बदल गई। मुझे तो एक पल को लगा कि ये कौन आ गया। अरे रुकिए ननद जी, घर में आने से पहले आपकी नजर तो उतारूं। अरे हाँ, अभी उतार लो नजर। चमेली अब नजर उतारने के बाद अपनी ननद को घर में लाती है। तो नेहा भी अपने गांव काफी समय बाद आई थी और वो अपने घर आकर अच्छा महसूस कर रही थी। अब देर शाम जब सुजाता की पड़ोसी विमला को नेहा के बारे में पता चलता है, तो विमला सुजाता के घर पहुंच जाती है। अरे सुजाता, कहाँ है तू? बहू तेरी सास कहाँ है? और नेहा कहीं दिख नहीं रही है। मैं तो उससे ही मिलने आई थी। अरे नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे नेहा बिटिया, तू तो कितनी सुंदर हो गई है। क्या बात है, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही। अरे ननद किसकी है विमला काकी? वैसे आज भी आपका प्रोग्राम बना हुआ है किसके साथ? हाँ, बूढ़े ने थोड़ी टेंशन दे दी थी। जा रही हूँ, पूरी बोतल टिका के सो जाऊंगी।
मछली के पकोड़े भी बनाए हैं, चखने में खाऊंगी बैठकर। भाभी ये ताड़ी ही है ना? ये विमला आंटी पियेंगी क्या? उनका चलता है सब। विमला काकी और उनके बूढ़े में आए दिन झगड़ा होता रहता है और दोनों झगड़े के बाद साथ बैठकर ताड़ी पीते हैं। क्या बात है, लाइफ हो तो विमला आंटी की तरह हो, क्यों भाभी? अरे दोनों क्या घुसर फुसर कर रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर नेहा भी अपने कमरे में बैठी फोन चला रही होती है और सभी आपस में बात भी कर रहे होते हैं। ननद जी, वैसे मैं क्या कह रही थी, अब तो आपकी उम्र भी हो गई है और पढ़ाई भी पूरी हो गई आपकी, तो क्या हम आपके लिए लड़का दिखाएं? वो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा होगा तू मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने की कोशिश ना करे। तेरे भाई से तो मैं अपनी बेटी की शादी कतई नहीं कर सकती। अरे आप दोनों लड़ना बंद करोगी? मुझे नींद आ रही है, सोने दो। वैसे भी मैंने कल मन बनाया है कि मैं गांव घूमूं, तो उसके लिए मुझे पहले आराम चाहिए। नेहा इतना बोलकर चादर तान कर सो जाती है। अब अगली सुबह नेहा गांव घूमने निकलती है और नेहा अपने जान पहचान वालों से मिलती है। खेतों में घूमती है और घूमते हुए नेहा को उसकी पड़ोसन विमला मिलती है। अरे नेहा बिटिया, गांव घूमने निकली थी क्या? चल आजा, तुझे अपने घर से घुमा कर लाती हूँ। हाँ, घूमने ही निकली थी आंटी, लेकिन अब तो मैं घर जा रही हूँ, शाम में पक्का आऊंगी। देख ले, शाम में तू अगर नहीं आई तो मैं तुझे अपने घर खींच के लेके आऊंगी। अरे तेरी काकी तुझे इतने प्यार से बुला रही है, तू आएगी नहीं? पक्का आऊंगी आंटी। अभी तो माँ ढूंढ रही होगी कि मैं कहाँ गई। अब नेहा घर जाती है और खाने पीने के बाद अपनी भाभी के साथ बातें करती है और अपनी माँ से भी बातें करती है। और देर शाम नेहा अपनी पड़ोसन विमला के घर पहुँच जाती है। अरे नेहा बिटिया, तू आ गई? आ बैठ, पकोड़े भी तले हैं, आजा आजा, दोनों बैठकर बातें करेंगे और खाएंगे पिएंगे। अरे विमला आंटी, ये तो वही है ना ताड़ी जिसे आप रोज पीती हैं। वैसे आपने मेरे सामने क्यों रखी है? इसमें नशा भी होता है क्या? अरे कोई नशा नहीं होता है, और तेरा तो वैसे भी जवान खून है। ले ले पी जा गट। नेहा भी विमला की बातों में आकर कई बोतल ताड़ी पी जाती है, लेकिन अब वो खड़खड़ाते हुए घर पहुंचती है। नेहा को नशा हो चुका था और मुंह से बहुत बदबू भी आ रही थी। अरे अरे ननद जी, संभाल कर, इतना लड़खड़ा क्यों रही हो आप? आपने ताड़ी पी है? लेकिन कहाँ से? आपने तो माँ जी और अपने भाई का नाम मिट्टी में मिला दिया। कहाँ से पी कर आई हो आप ये ताड़ी? विमला आंटी सबसे बेस्ट है। उन्होंने आज मुझे कहा ताड़ी पीकर बस सो जा, लेकिन मुझे भाभी आप दो नजर आ रही हो और मेरा सर क्यों इतना घूम रहा है? बहू, इसे तू कमरे में लेटा और मैं आती हूँ विमला की खैर लेकर। आज तो उस बेवड़ी को मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, आप अभी विमला काकी के पास गयी तो वो ननद जी से भी ज्यादा नशे में होंगी और आप पर वो ये आरोप भी लगा सकती है कि आप उनके घर उनकी इज्जत पर हाथ डालने गई हो। कह तो तू ठीक रही है बहू। सुबह का इंतजार करती हूँ और पूरे गांव वालों के सामने उसकी बदनामी करूंगी। तब उस बेशरम को शर्म आएगी। मेरी बच्ची को ताड़ी पिला दिया उसने। अब अगली सुबह ही सुजाता विमला से लड़ने जाती है और दोनों में खूब बहसबाजी हो जाती है। अरे सुजाता, ताड़ी एकदम ताजा थी और वो तो सेहत के लिए अच्छी होती है, तू तो जानती है। तो तू मेरी बेटी को पिला देगी ये सब? और क्या, आपको पता भी है शहर के बच्चे ये सब पचा नहीं पाते हैं। कल को मेरी ननद को कुछ हो गया तो? अरे ओ सुजाता की बहू, बहुत जुबान चल रही है तेरी। तू क्या अपनी सास के दिन भूल गई जो सब्जी वाले के साथ ताड़ी पीने जाती थी? तो आप मेरी माँ जी को ताड़ी पर बुला लेती। क्या जरूरत थी आपको मेरी ननद जी को इतना टुल्ल करने की? अरे मुझे क्या पता था नेहा को इतना नशा हो जाएगा। चल अब जा यहाँ से, मुझे ताड़ी लेने जाना है। वरना तू तो जानती है ताड़ी के लिए मैं कितनी लूट मचा सकती हूँ। तुम दोनों सास बहू के कारण अगर मेरा ताड़ी वाला चला गया ना तो तुम दोनों देख लेना। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है। सुजाता भी इधर घर आने के बाद ही अपनी बेटी को समझाती है और विमला के घर ना जाने की हिदायत करती है। माँ और भाभी दोनों ही इस बात से नाराज है कि मैंने रात में ताड़ी पी ली, लेकिन क्या नींद आई। अब तो कुछ भी हो जाए, पीना तो पड़ेगा ही ताड़ी। और होता भी वैसा ही है। देर शाम नेहा छुपते छुपाते विमला के घर पहुंचती है, जहां नेहा विमला से ताड़ी पीने की जिद करती है। आज सुबह ही तेरी भाभी और तेरी माँ मुझे धमका कर गए हैं। मुझे क्या पता था तुझे इतना नशा हो जाएगा। अरे आंटी, किसी से नहीं कहूँगी,
बस एक गिलास पिला दो ताड़ी, वैसे भी नींद नहीं आती है मच्छरों में। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और नेहा रोज ही विमला के साथ ताड़ी पीने लगती थी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी थी। माँ जी, आज की आज आप ननद जी को गांव से शहर भेजो, वरना मैं बता रही हूँ पूरे गांव में हमारी थू-थू हो जाएगी। नेहा विमला काकी के साथ ताड़ी पीने लगी है। सुजाता भी अपनी बेटी की ताड़ी पीने की आदत और गांव में बदनामी के कारण अपनी बेटी को गांव से फिर से शहर भेज देती है। वरना तो नेहा जैसे ताड़ी पीने लगी थी, उस हिसाब से उसका रिश्ता होना भी बहुत मुश्किल था।